सर मैंने कॉम्बो प्लान ले रखा था जिसमें टेस्ट एंड देन एक्सप्लेनेशन और वीडियो एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं सर। वीडियोस भी बहुत अच्छे एक्सप्लेन, हर क्वेश्चन का इतना एक अच्छा से एक्सप्लेन दिया होता है। टीएनसी के बारे में से जब 7 का प्री से पहले 15-20 डेज पहले मैं लाइब्रेरी में थी, और तब ऐसा होता है ना, पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। उन्होंने बोला कि सैटरडे वाला टेस्ट है तो आप वो देख लो तो आपको पता चल जाएगा कभी आपका लेवल क्या है। 10-15 दिन बाद एग्जाम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और आज हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं ऑल इंडिया 113 रैंक के स्टूडेंट से। हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें हेल्प हो सकती है, वो सभी ट्रिक्स के बारे में, कैसे उन्होंने जो अपनी प्रिपरेशन की थी उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं फाल्गुनी जोशी, इनका नाम है। तो सबसे पहले तो फाल्गुनी, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी सर। सर वेरी गुड इवनिंग। वेरी सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, ये तो मेरा ड्रीम था कि सर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। अ, मेरा नाम फाल्गुनी जोशी है। मैंने 2024 में उदयपुर से बीएससी नर्सिंग करके पास आउट हुई। देन मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने नॉर्थ सेट 7 भी दिया था बट वो नहीं सेलेक्ट हुआ। एंड देन नॉर्थ सेट 8 दिया एंड उसमें 113 रैंक मेरा मिला है अभी। ओके, थैंक यू फाल्गुनी, आपको अपना इंट्रोडक्शन बताने के लिए। तो जो नोट सेट जो 7 था उसमें क्या हुआ था? आप प्री क्लियर हो गया था या फिर कौन सी रैंक आई थी मेंस में, मतलब कैसे रहे थे आप? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ था क्लियर। मेरा क्लियर 7 नहीं में हुआ था प्री भी आपका? क्लियर नहीं हुआ था। ओके ओके। हम्म। ये एक बहुत ही हम्म। मोटिवेशन की बात है, ये उन सभी बच्चों के लिए भी बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है जो जो बच्चे ये सोचते हैं कि मेरा तो प्री भी क्लियर नहीं हुआ और मैं पूरा डिमोटिवेट हो गया हूँ, कैसे मेरा होगा, कि मैं मेरे को प्री भी क्लियर करना है, मेंस भी क्लियर करना है। तो फाल्गुनी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप सबके सामने। तो फाल्गुनी खुद बता रहे हैं कि इनका प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। अब की बार न सिर्फ इन्होंने प्री क्लियर किया बल्कि मेंस भी क्लियर किया, और साथ में इतनी जो अच्छी जो रैंक है 113 रैंक ऑल इंडिया में प्राप्त करना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी इन्होंने प्राप्त की है। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस मेहनत के लिए, जिस मेहनत के द्वारा आपने जहाँ प्री भी क्लियर नहीं हुआ था वो इतनी अच्छी तरह से आपने मेहनत की कि आज आप इस मुकाम पर पहुंचे हो। तो जी सर। फाल्गुनी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सबसे पहले टीएनसी के बारे में आपको कैसे पता लगा? सर टीएनसी के बारे में से जब 7 का प्री से पहले 15-20 डेज पहले मैं लाइब्रेरी में थी, और तब ऐसा होता है ना, पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता 10-15 दिन पहले। हम्म। तो मैं ऐसे बैठी थी कि मैं क्या पढूं कैसे करूं। तो मेरे एक मतलब कलीग जो टीएनसी ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा था, उन्होंने बस तो उन्होंने बोला कि सैटरडे वाला टेस्ट है तो आप वो देख लो तो आपको पता चल जाएगा कभी आपका लेवल क्या है। 10-15 दिन बाद एग्जाम है। तो मैंने वो दिया और बहुत गंदी रैंक आई तो मैंने फिर बंद कर दिया। वो फ्री टेस्ट दिया था फिर, और फिर नॉट सेट फ्री दे दिया। देन रिजल्ट आ गया तो फ्री भी क्वालिफाई नहीं हुआ। देन रियलाइज हुआ कि हाँ, कहाँ कहाँ मिस्टेक आ रही है ऐसा। क्योंकि थ्योरी सर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ रखी थी, मुझे सब कुछ आ रहा था। बट एग्जाम देने के बाद फ्री का मुझे रियलाइज हुआ कि कि मुझे पेपर ही अटेम्प्ट करना नहीं आ रहा, कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा नहीं करना है, तो माइनस मार्किंग कैसे कम करनी वगैरह। फिर देन टीएनसी ज्वाइन किया कि हाँ, यही एक है कि मुझे सिलेक्शन दे सकती है अब। बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे भी मैसेज भेजते रहते हैं और पूछते हैं कि सर मेरी रैंक जो है वो 20,000 आ रही है, 15,000 आ रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि मैं जब टीएनसी में इतनी रैंक लेके आ रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सिलेक्ट हो पाऊंगा, क्योंकि मैं इतने बच्चों को ही, जैसे मान लो कि हम्म। टीएनसी में 25 से 30,000 बच्चे देते हैं, तो मैं इनको ही कॉम्पिटिशन पे नहीं हरा पा रहा हूँ, तो मैं कैसे मैं सेलेक्ट होऊंगा? तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी जी। कौन सी रैंक आ रही थी उस समय जब आपने स्टार्टिंग में एग्जाम देना स्टार्ट किया था? जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम तो सर कंटेंट उनका इतना अच्छा क्वालिटी वाला होता है, हम इतने नहीं टेस्ट के मतलब पता होता है हमें चीजें। तब तो सबकी खराबी आती, मेरी भी बहुत गंदी रैंक थी, मतलब 6-7 हजार से भी पीछे रैंक स्टार्टिंग में। और फिर धीरे धीरे जैसे देते रहते हो हमें पता चलता है ऐसे पेपर देने, ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। तो फिर देन आप ऊपर आते रहते हो, उससे बहुत सारा कंटेंट भी आपको न्यू मिलता है उसमें। तो वैसे वैसे अच्छी रैंक आती गई सर। सही बात है, ये मैं बच्चों को भी कहना चाहता हूँ कि देखो स्टार्टिंग में जो रैंक है वो ज़्यादा ही आती है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस कभी हम्म। रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो कि आगे अच्छा होने वाला है। आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे जो पेपर हैं, जो आपके जो टेस्ट हैं, उनको अच्छे से एनालिसिस करो।
जब आप एनालिसिस करोगे तो हाँ। कमियां पता लगेंगी कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं, उन मिस्टेक्स को लिखना है। धीरे 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 जैसे आप टेस्ट देते रहोगे तो जो आपकी जो रैंक है वो बहुत अच्छे से सुधरती रहेगी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा श्योर। कि आपने कौन सा प्लान ले रखा था टीएनसी में? तो मैंने कॉम्बो प्लान ले रखा था, जिसमें टेस्ट एंड देन एक्सप्लेनेशन और वीडियो एक्सप्लेनेशन देते रहते हैं सर। वीडियोस भी बहुत अच्छे एक्सप्लेन, हर क्वेश्चन का इतना एक अच्छा से एक्सप्लेन दिया होता है, तो जिससे अगर हम कोई क्वेश्चन अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग सही कर रही हूँ, देन वीडियो देखकर ये भी पता चल जाता है कि हाँ मेरा रेशनल सही है या नहीं है। मे भी हम ऐसे तुक्का मार के सही कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली रेशनल उसका क्या होता है वो हमें पता भी नहीं होता है। तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया होता है हर क्वेश्चन के नीचे, जो मोस्ट ऑफ टेस्ट सीरीज में तो सिर्फ आंसर ही टिक किए हुए होते हैं। तो सबसे अच्छी बात टीएनसी की यही है। और कोई एक एक्सप्लेनेशन दिया होता है ऊपर से, सर कोई आपको वीडियो करके बता रहे हैं, बिल्कुल लाइव एक क्लास चल रही हो वैसे, तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि जो कॉम्बो प्लान जो होता है उसके अंदर टेस्ट सीरीज है वो तो इंक्लूडेड होते ही है, साथ में वीडियोज होती हैं बहुत सारे जो एमसीक्यूज की, लगभग 1,000 घंटे के जो एमसीक्यूज है वो होते हैं। तो आप उन एमसीक्यूज को देखकर ये जो टेक्निक है वो डेवलप कर सकते हो कि कैसे आप जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करते हैं, कैसे एलिमिनेट करते हैं हाँ। ऑप्शन को। तो आपका माइंड जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते रहते हो टीचर्स से, तो आपका जो माइंड है वो भी ऐसे डेवलप होने लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन में ऐसा होगा, ये चीज़ें मैं छोड़ सकता हूँ, ये चीज़ें मैं इसको छोड़ना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, अगर ऐसा बोलता है तो ये नहीं होगा। तो वो चीज़ें हमारे माइंड में डेवलप हो जाती है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूंगा फाल्गुनी आपसे, जब आपने नोट सेट 7 दिया और जब प्री दिया तो उस समय आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उस समय आपको क्या लगा कि क्या मैं आगे कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी? क्योंकि बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं जो बेचारे अभी इन्होंने नोट सेट 8 दिया था, प्री भी नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं जानना चाहूंगा। और फिर उससे आपने कैसे डील किया? कितने दिन बाद आपने वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर दी कि नहीं पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो नेक्स्ट नोट सेट में भी नहीं होगा? तो वो जो टाइम उसके बारे में बताइए जब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था रिजल्ट में। सर 15 सितंबर को पेपर था, देन 19 तक तो वेट किया, 19 को रिजल्ट आया था। देन ऐसे नहीं था एक्सपेक्टेशन की सिलेक्शन नहीं होगा, एटलीस्ट फ्री तो हो जाएगा ये तो था। लेकिन मेरी बहुत कम नंबर से भी रही थी उसमें भी, तो वो बहुत ऐसे डिप्रेशन वाला ही, काइंड ऑफ लिटिल बिट डिप्रेशन वाला ही था, सैड वाला फेस चल रहा था कि अब तो नहीं, अब इतना पढ़ के भी नहीं हो रहा, तब मेरा नहीं होगा यही वाला था। फिर 10-15 दिन बाद वापस घर वालों ने बहुत मोटिवेट किया और ये बोला कि लास्ट ऑप्शन एक है आपको कि नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा आपको कि नहीं हुआ, और सेकेंड ऑप्शन आपको चाहिए तो वही एक, आपको वापस पढ़ना ही पड़ेगा, एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो 10-15 दिन बाद अक्टूबर स्टार्टिंग में मैं वापस प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया मैंने, एंड टीएनसी ज्वाइन कर ही लिया था। तो मेरा फोकस पूरा टीएनसी पे सीरीज पे था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा यही मतलब कमजोर हो रहा है मेरा, कि नेगेटिव कम करना है मुझे और कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, स्पेशली मुझे यही सीखना था। तो मैं रेगुलर 3 टेस्ट डालते ही थे, रेगुलर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, एक और ओवल प्री डालते थे, और 20 क्वेश्चन वाला मॉर्निंग डोज भी होता था। तो मैं रेगुलर भी मैंने टेस्ट पे फोकस किया पूरे 6 महीने, देन थोड़ी बहुत दूसरे क्वेश्चन और थ्योरीज करके फिर मैंने कर लिया। थैंक यू फाल्गुनी आप बच्चों को बताने के लिए। मैं बच्चों को साथ साथ में कंक्लूजन में मैं बताता जाता हूँ और अपनी तरफ से जो भी चीज़ है वो मैं ऐड करता रहूंगा। तो देखो बच्चों, आपका मालूम नहीं हुआ है प्री में तो हार नहीं माननी है आपको। ऐसा नहीं है कि देखो बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, और आप जितने दिन स्किप करोगे ना वो उतनी ही प्रिपरेशन में आपको कम टाइम मिलेगा। जैसे यस आप नोट सर। सेट 9 दोगे तो उसमें आपको उतने ही कम दिन मिलेंगे, तो आप वापस से खड़े हो जाओ, उठो और वापस से तैयारी शुरू करो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्री नहीं होता लेकिन फिर भी वो जो अब नेक्स्ट जो नोट सेट होता है उसमें एक अच्छी रैंक लेके आते हैं। आपके सामने फाल्गुनी जो है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो आप लोगों को ऐसा दुखी होने की जरूरत नहीं है कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन बस अब काम करने की जरूरत है, एनालिसिस करने की जरूरत है कि क्यों नहीं हुआ। जैसे फाल्गुनी ने इस चीज को समझा कि इन्होंने एमसीक्यू जो प्रैक्टिस है वो नहीं की थी, थ्योरी तो पढ़ रखी थी। तो आपको भी एनालिसिस करना है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं। एक तो ये है कि भाई बिल्कुल ही आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी, वहां गलती हो रखी है, तो आपको थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी। या फिर आपने जो प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, तो आपको ज्यादा से ज्यादा जो एमसीक्यूज है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एनालिसिस मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हो तो सबसे पहला काम है 2-3 दिन बैठो आराम से, अच्छे से एनालिसिस करो। तो एनालिसिस करना जो है ना वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना एनालिसिस आपको पता नहीं लगेगा ना कि गलतियां हो कहाँ रही हैं। तो इस पे काम करना होगा आप लोगों को, ये मैं बताना चाहूंगा। तो अब मैं फाल्गुनी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बच्चों को ये बताइए कि आपने कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो फॉलो की थी। बुक्स तो सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने जो मेजर है, मतलब लाइक एनक्लेक्स वगैरह, आप मॉसबी और बता सकते हैं, पीआर नाम वगैरह तो बताइए सबके। पीआर यादव पढ़ी थी, और मॉसबी पढ़ी थी और एनक्लेक्स पढ़ी थी, बट स्पेशली एनक्लेक्स कॉन्सेप्ट पे मेरा बहुत फोकस था, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी था।
वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी। और एडवांस सीरीज मैंने आपकी पूरी देख रखी थी बहुत अच्छे से। उसमें मतलब इतने सारे अच्छे अच्छे कंटेंट इतने क्लियर हो गए ना, जैसे ईसीजी हो गई। और एडवांस सीरीज में मोस्टली भी पूरा कवर हो ही गया था। तो वो उसके अलावा आपने तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोर्स भी वही पूरा करा दिया था, ओबीजी का या न्यूट्रिशन कार्डियो सब कुछ। तो वो सारी मैंने देख रखी थी। तो जैसे कि फाल्गुनी, तीन बुक जो है वो मेनली बताई हैं। पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए आपने जो पीआर यादव है हाँ। उसने किया है। एंड थ्योरी के लिए जो सोंडर्स की बुक है वो बहुत अच्छी है, बट सोंडर्स की सबसे बड़ी अगर मैं कमी बताऊं, क्योंकि मैंने खुद ने भी अच्छे से पढ़ी हुई है, हम्म, तो सोंडर्स में सबसे बड़ी कमी हाँ एमसीक्यूज। आपको थ्योरी बहुत अच्छी मिलेगी, हाँ बट जो एमसीक्यू के जो नंबर हैं हाँ बहुत ही कम है। जैसे आप एंडोक्राइन हाँ सिस्टम हाँ कर रहे हो, तो आप उसको उसके बाहर बस 15 से 20 एमसीक्यूज ही मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं कि आप प्रैक्टिस अच्छी नहीं करवाते। उसके लिए फिर आपको मोस भी उठानी पड़ेगी। तो मोस भी के अंदर क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 100 से अब क्वेश्चन है हर हाँ सिस्टम के अंदर। तो आप अगर वो कर लेते हो तो आपके माइंड को भी ओपन कर देते हैं। हर एक एमसीक्यू है वो इतना इंपॉर्टेंट है, अलग तरीके से वो आपको आपके माइंड को चलाता है कि इसमें क्या होगा क्या होगा। जो आप सोचोगे उससे जस्ट कई चीजें उसमें ओपोजिट होंगी, और एग्जाम में वही चीज जो है ना वो बहुत काम आती है। तो फाल्गुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों को इन सभी बुक्स के बताने के लिए। तो अब नेक्स्ट मैं आता हूँ कि आजकल जो पेपर का जो पैटर्न है फाल्गुनी वो चेंज हुआ है। आपने भी देखा होगा कि नोट सेट 7 में भी चेंज हुआ, नोट सेट 8 के अंदर भी अब की बार जैसे बहुत सारे कम्युनिटी के प्रोग्राम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, एनेस्थीसिया से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, क्रिटिकल जो आईसीयू है, क्रिटिकल केयर है, आईसीयू है, ओटी है, इससे रिलेटेड जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो मतलब आप बच्चों को क्या सजेस्ट करोगी कि कैसे पढ़ना चाहिए, इनसे कैसे डील करें वो। सर कंटेंट तो इतना सारा होता है और इतना लेटेस्ट होता है कि हम सब स्टूडेंट नहीं कवर कर पाते हैं ना। मुझे ऑलमोस्ट सारी चीजें टेस्ट सीरीज में मिल ही जाती थी। जो भी अपडेटेड होता रहता है वो सब चीजें ऑलरेडी मतलब टेस्ट सीरीज पहले से ही ढूंढ के और डिस्कवर करके उसमें डाल देती थी। तो मेरा सारा उसी से चलता था, जो भी ये टेस्ट सीरीज देते रहो, क्योंकि उसमें सारा मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेटेड इवन जीके क्वेश्चन भी होंगे ना वो भी उस टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। तो फिर और कोई मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा एक्स्ट्रा, बस शायद टेस्ट सीरीज ही देती रही। मैं तो उसी में होता था सब। ओके फाल्गुनी, अब मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं नॉन नर्सिंग पार्ट से भी पूछना चाहूंगा। बहुत सारे प्री में जो बच्चे रह जाते हैं ना, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉन नर्सिंग पार्ट से आती है। तो नॉन नर्सिंग पार्ट हम्म। कैसे आपने डील किया। सर नॉन नर्सिंग तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत तो टेस्ट सीरीज मतलब जो जो भी टॉपिक्स हैं ये जो सी डालती थी ना, तो वो मैं प्रैक्टिस कर लेती थी एक्स्ट्रा भी, कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन सारे रीजनिंग के या मैथ्स के इस टाइप के क्वेश्चन डाल रहे। तो वो टॉपिक में फिर प्रैक्टिस उसी का मेरा होता था कि इतना ही टाइम मिलता था सर एक्स्ट्रा तो। हाँ, नॉन नर्सिंग में कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली हाँ रहोगे तो आपको बहुत लंबा टाइम हो जाता है। मतलब 5-6 महीने तक टेस्ट सीरीज दे रहे हो, हाँ डेली बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो सोल्व होते रहते हैं इससे। अब आप हाँ मुझे ये बताओ कि फाल्गुनी, जैसे कई सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि भाई जो स्मॉल जो सब्जेक्ट है उनका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। जैसे कि मान लो रिसर्च होता है, न्यूट्रिशन होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है। तो मैं एज ए एस्पिरेंट मतलब बच्चों के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब आपने मेजर जो सब्जेक्ट है उन्हीं पे फोकस किया था, या फिर जो माइनर जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़े हैं। नहीं सर, मेजरली आपका पेपर का भी पोर्शन अगर आप वो 5-6 सब्जेक्ट जो मेजरली होती है उसके आप बहुत अच्छे कमांड कर लो तो आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। तो मैंने तो मतलब रिसर्च, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी वगैरह कुछ नहीं पढ़ी थी। जो मेजर मेजर थी उस पे ही कमांड, मतलब ओबीजी हो गई, एमएचएन हो गई, सीएचएन हो गई, पीडियाट्रिक, एफओएन हो गई, तो इन्हीं पे बहुत अच्छा कमांड कर लिया। तो आपकी एक दो एक्स्ट्रा भी अगर बाहर क्वेश्चन आ जाते हो और आप छोड़ भी देते हो तो भी इतना इम्पैक्ट नहीं होता है सर। तो इसीलिए मेजरली आप फोकस कर लो, 5 पे अच्छा कमांड कर लो, उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो तो आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छी रैंक के साथ। अब मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ इसको थोड़ा सा खोल के देखो। अब दो प्रकार के बच्चे होते हैं। एक फाल्गुनी जैसे बच्चे होते हैं जो कि कोर जो सब्जेक्ट है, मेन जो 6 सब्जेक्ट है मान लो, उनको एक अच्छे से इतना अच्छे से करते हैं कि वो उन्हीं के द्वारा रैंक निकाल निकाल लेते हैं। कुछ कमजोर बच्चे होते हैं बेचारे, जो कोर सब्जेक्ट को भी नहीं कर पाते हैं और फिर जो स्मॉल सब्जेक्ट है उनको टच भी नहीं करते हैं, तो फिर उनको सिलेक्शन में दिक्कत होती है। तो आपको खुद को समझना है कि आप कौन कौन से बच्चे में हो। अगर आप कोर सब्जेक्ट को बहुत अच्छा से कर रखा है तो आप फाल्गुनी का जो टेक्निक है वो अपना सकते हो। लेकिन अगर आपने मान लो कोर सब्जेक्ट हैं वो भी आपके वीक हैं, तो आप फिर स्मॉल सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा जाओगे तो उससे 2-2 3-3 नंबर, एक एक नंबर आपको मिलेगा, तो उससे फायदा मिलेगा। तो जो भी जो टेक्निक आप चाहो वो उसको फॉलो कर सकते हो। तो फाल्गुनी, एक बात बताइए कि आजकल जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया का देखो आप, या फिर यूट्यूब पे देख सकते हो आप, और जैसे इंस्टाग्राम हो गया सोशल मीडिया में। और साथ में हमारा जो कल्चर है वो भी थोड़ा ऐसा ही है, कल्चर के अंदर भी
नाराज हो जाते हैं रिश्तेदार भी, अगर हम शादियों में नहीं जाएं, बर्थडे पार्टी में नहीं जाएं, तो इससे आपने कैसे यस डील सर। किया? सर वो तो है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं तो इवन पीजी में सर रहती थी ना, तो मैंने तो होली दिवाली राखी सब जाना बंद कर दिया था, कोई शादी अटेंड नहीं। मेरे मोबाइल के अंदर कोई भी मतलब इंस्टाग्राम वगैरह कुछ नहीं था, बस व्हाट्सएप था और यूट्यूब जो वीडियोस देखने के लिए था। होता है डिस्ट्रैक्शन, इवन घर वाले भी आपको बहुत एक टाइम पे कुछ क्लोज रिलेशन के लिए फोर्स करने लग जाते हैं, आपको नहीं आना ही पड़ेगा ये वो। लेकिन आपको ऐसा खुद से भरोसा और कंसिस्टेंसी है ना कि नहीं मैं कर लूंगी, तो फिर आप कर ही लेते हो। आपको खुद से इतना वो होना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे अभी 1 साल 1.5 साल पूरा पढ़ाई पे ही फोकस करना है। लेटर ऑन आपके अभी आज सिलेक्शन हो गया, इसके बाद सारी दिवाली होली बहुत अच्छे से ही होती है। तो आपको थोड़ा तो अपने पे स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन तो बनाना ही पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो डिसिप्लिन से रिलेटेड मैं पूछना चाहूंगा कि फाल्गुनी, कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ऐसे अप डाउन आते रहते हैं हमारी स्टडी के दौरान, कभी कभी ऐसा लगता है यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं सिलेक्शन नहीं होगा? और जब ऐसा आपको लगता था तो आप कैसे डील करते बिल्कुल। थे कि नहीं मुझे पढ़ना तो है ही, चाहिए कुछ भी हो आगे? बिल्कुल सर, हर दिन यही लगता था, हर आधे घंटे में भगवान को याद करते थे सर, भगवान प्लीज करा देना। वो होता है सर, हर एस्पिरेंट को होता है कि नहीं होगा। जब तक आपका फाइनल रिजल्ट हाथ में नहीं आता तब तक आपको यही लगता है, बिलीव नहीं होता है कि होगा। बट ठीक है, कुछ को ऐसा होता है ना, हाँ करना है कर लेंगे, तो फिर आप कंटिन्यू पढ़ते रहो, लेकिन आपको विश्वास तो नहीं होगा कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और आप गारंटी भी नहीं ले सकते हो कौन से अटेम्प्ट में होगा। लेकिन ऐसा होता है कि आपको करना ही है, चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, मुझे ये एम्स चाहिए चाहिए। तो फिर आपको फिर पूरी कंसिस्टेंसी से सब कुछ सेक्रीफाइस करके फिर उसी में लग जाना है, थोड़े टाइम थोड़े साल जो भी लगते हैं। मैं बच्चों को भी ये बताना चाहता हूँ कि देखो, आपके पास कोई दूसरा कोई ऑप्शन है क्या बिना पढ़ने के अलावा? कभी हम्म। ऐसा भी लग रहा है, मान लो कि नहीं हो रहा, तो भी बस जो होने का जो तरीका है वो पढ़ना ही है। तो ये कोई तरीका नहीं होता कि आप किताबों को रख दो या फिर घूमो फिरो, तो वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो सिलेक्शन जो होगा वो तो बुक से ही होगा, पढ़ने से ही होगा, आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने से, टेस्ट देने से होगा। आप सोचो कि टेस्ट सीरीज में ज्यादा रैंक आ जाए, नहीं देना है, बुक्स टफ लग रही हैं नहीं देना है, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा आपका होगा तो सिर्फ पढ़ने से होगा। तो कभी भी डाउन आए, कुछ भी आए, आप पाए तो डिसिप्लिन बना के रखो कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, मुझे टेस्ट देने हैं तो देने हैं, बाकी कुछ हो न हो मुझे ये नहीं सोचना कि होगा या नहीं होगा। दूसरी एक बहुत अच्छी बात की है फाल्गुनी ने कहा है कि सर जब मतलब मन में यही है कि भाई करना ही है, चाहे एक नोट सेट में हो, दो में हो, तीन में हो, तो बस पढ़ना है ना। आपका काम क्या है? पढ़ना है, बाकी जो ऊपर वाला है भगवान है वो सब देख रहा है। तो फाल्गुनी, सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था आपको सभी सब्जेक्ट में? टफ टफ नहीं, बट फिर एमएसएन ऐसा था कि उसका कोई एंडिंग ही नहीं है यूं। बाकी सब फिर भी हम कवर अप कर सकते हैं। और एक सीएचएन जो हर दिन नए प्रोग्राम्स वगैरह हो जाते हो, तो ये चीजें थी। बाकी तो ऐसे मुझे पर्सनली कुछ ऐसे समझ नहीं आ रहा हो, वैसा कुछ टॉपिक्स नहीं देखा, मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहे हो ऐसे। बट इनका कुछ एंडिंग ही नहीं है एमएसएन वगैरह की, बस पढ़ते जाओ, खत्म ही नहीं होते, कितना भी पढ़ लो। बिल्कुल सही कह रहे हो। एमएसएन में एक्चुअली में हर एक सिस्टम जो है ना वो एक सब्जेक्ट के बराबर है, हम बोलने में एमएसएन बोल देते हैं। जैसे एंडोक्राइन पढ़ने लगे तो पूरा एक उसमें भी पूरा एक जो हमारी नोटबुक है वो भर जाती है। आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हो तो एमएसएन थोड़ा सा ऐसा ही सब्जेक्ट है। तो आप मुझे ये बताओ कि आज का जो टाइम है उस टाइम में क्या है कि आप जब यूट्यूब खोलते हो तो बहुत सारा जो कंटेंट है वो आपको दिखाई देता है, और साथ में हमारे पास बुक्स भी है। हम्म। तो आप दोनों को कैसे बैलेंस करते थे कि भाई मुझे यूट्यूब पे बस इतना देखना है या इतना ही, बस मैं थोड़ा ही देखूंगी यूट्यूब पे, ये चीजें देखूंगी मैं, और मुझे ज्यादा बुक्स पे फोकस करना है? तो बच्चों को ये बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो मेहनत कर रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं। तो हम्म। ये दिक्कत हो जाती है कि यार मैं इनको देखूं, वो एमसीक्यूज कराते हैं तो क्या पता ही नहीं टीचर का एमसीक्यू आ जाए। तो और फिर साथ में हमारे पास हम्म। बुक्स भी रखी हुई होती हैं, तो दोनों को बैलेंस कैसे करते थे आप? सर यूट्यूब तो ऐसा है ना कि मतलब खोलते ही मतलब बहुत सारे वीडियोस आपके सामने होंगे, और आपको हर वीडियो देख के ही लगेगा कि ये चीजें तो मुझे नहीं आती, ये तो न्यू है, तो हम ये देख ले वो देख ले। मैं बुक्स पे ही ज्यादा फोकस करती थी, मतलब और टीएनसी के टेस्ट देती रहती थी, और खुद मतलब बुक से ही पढ़ाई करती थी। और जो टॉपिक मुझे लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल अगर एक ईसीजी और मुझे नहीं क्लियर हो रही, टेस्ट देने के बाद मेरी उसमें गलत हो रही है, देन फिर मैं आपकी वीडियोस देख, स्पेशली मैंने आपके ही वीडियोस देखे इस बार सारे। इसमें मेरा सर्चिंग ही नहीं था कवदीप सर के सारे वीडियोस ऐसा। तो मैं वो देख लेती थैंक थी, हाँ मुझे पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ आ रहे, तो फिर मैं पर्टिकुलर उसी का देखती थी। बाकी तो ठीक है, आपके नोट्स और सारे एमसीक्यू वगैरह होते हैं बुक्स में भी, तो मैं वीडियोस पे तो मेरा बहुत कम फोकस था ऐसा। यू फाल्गुनी, बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताने के लिए कि कैसे वो बैलेंस करें।
अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि वो फाल्गुनी जिसका प्री भी नहीं निकला था और वो फाल्गुनी जिसकी 113 रैंक आई है, दोनों फाल्गुनी में क्या अंतर है आपके अकॉर्डिंग, कि क्या रीजन वहां नहीं हुआ और अब आपने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त की? तो दोनों फाल्गुनी में आपको क्या लगता है कि उस समय मैं ऐसी थी, अब मैं ऐसी हूँ, मैंने ये चीजें चेंज की अपने आप में? सर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो सब पढ़ लिया, भगवान ने मेरा सिलेक्शन नहीं करा मैं सारा ब्लेम उन पे था। लेकिन जैसे जैसे मैं दोबारा पढ़ती गई ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, मेरे में ही नॉलेज और कहीं ना कहीं कंसेप्ट मेरे क्लियर ही नहीं है ऐसा। तो फिर थोड़ा थोड़ा और प्रैक्टिस वगैरह ज्यादा करी, बहुत सारी चीजें नई सीखी और अच्छी क्लियरिफाई हुई। देन अब ऐसा लगता है कि हाँ मतलब सारी चीजें डिजर्विंग है ऐसा। बहुत अच्छी बात बताई। अब आप मुझे ये बताइए कि पीवाई क्यूज का आपको क्या रोल लगता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर? जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनका कितना रोल रहता है? सर 60-70% तो पीवाईक्यू ही है ऐसा। मैंने तो सर सारे 5 ईयर लास्ट प्रीवियस के सारे हार्ड कॉपी निकाल दिए थे, क्योंकि फोन से इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो नहीं पाता है। हालांकि टीएनसी करवा देती, पर फिर भी ऐसे पर्सनली रहता है ना, हाँ पीवाईक्यू ऐसा करके। तो वो सारा हार्ड कॉपी मैंने निकलवा दिया था और देन उसी पे क्वेश्चन में सॉल्व करती रहती थी। मेरा ये था कि सर जैसे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया रिफ्लेक्सेस का किसी का, तो मैं उसके साइड में सारे दूसरे भी रिफ्लेक्सेस है वो लिख लेती थी, और उनके जो भी मंथ्स है वो लिख लेती थी, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाता है, आपको बार बार वापस स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो मेरे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐसे, मेरी बुक वगैरह सब कुछ ऐसे ही भरी हुई होती थी, सब कुछ खुद ही जितना एक्स्ट्रा याद आ रहा है उधर लिखते जाओ साइड में ऐसा। आप ये बताइए फाल्गुनी की टेस्ट देने के बाद आप कैसे एनालिसिस करते थे और अपनी मिस्टेक जो बुक है वो कैसे बनाई? बच्चों को भी बताओ तरीका कि वो भी इस प्रकार से बना सकते हैं। हाँ टेस्ट जो जो गलत होते थे या फिर जो मुझे क्वेश्चन लगे कि हाँ ये न्यू है, तो फिर मैं उसकी एक नोटबुक टीएमसी के नाम से मैंने बना रखी थी इस टेस्ट सीरीज की। और फिर मैं उसको पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखती रहती थी, एंड देन उसको रिवाइज करती रहती थी कि नेक्स्ट टाइम अगर वो रिपीट हो तो मेरा फिर गलत नहीं होना चाहिए। फर्स्ट और टाइम आप गलत कर सकते हो, अगर सेम क्वेश्चन आप बाद में भी गलत करो तो देन फिर आपकी गलती है वो। फाल्गुनी ने बहुत अच्छी बात बताई। ये बात सब बच्चे बता देते हैं कि जो गलत होते हैं वही आपको लिखने हैं। इसने इन्होंने एक बहुत अच्छी और बात बताई है फाल्गुनी ने, कि जो नए क्वेश्चन है ना उनको भी आपको लिखना है, क्योंकि जो नए हैं आपके लिए हो सकता है कि आपने किसी कारण से उनको सही कर दिया, वो आगे गलती के भी चांसेस हो सकते हैं। तो गलत के साथ साथ जो नए जो क्वेश्चंस है ना उन पे भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब फाल्गुनी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्री और मेंस की जो प्रिपरेशन है उसमें क्या डिफरेंस होता है, कि आप ये बताना चाहोगे सर प्री में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और मेंस में ऐसे आते हैं, ताकि जो बच्चे मेंस के अंदर रह गए हैं वो उनको हेल्प मिले इससे। सर वैसे तो हम प्रिपरेशन तो हमारी पूरी साथ में ही होती है, क्योंकि हमें इतना गैप तो मिलता नहीं है कि हम अलग से मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हमें स्टार्टिंग से तो फोकस दोनों पे ही करना है, जो ऑल ओवर हम करते हो। हाँ लेकिन प्री में थोड़े वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, और मेंस में थोड़े मतलब ज्यादा कंसेप्चुअल और 2 to 3 लाइन्स के होते ही हूँ। तो वो हमारी प्रैक्टिस है, उस मेंस पे भी है ना, कोई मतलब टेस्ट सीरीज में उसके भी मेंस के भी स्पेशली क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो वो भी प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि ऐसे स्पेशली बुक्स में आप ऐसे पता नहीं चलता है, बुक्स जब हम सॉल्व कर देंगे प्री के हैं ये मेंस के हैं। तो टेस्ट सीरीज में हमें ऑलरेडी डिवाइडेड होती है चीजें, हाँ वन लाइनर प्री में हमें दिया हुआ है और बड़े बड़े क्वेश्चन मेंस में दिए हुए हैं। तो प्रिपरेशन तो ऑल ओवर आपको साथ में ही करनी पड़ेगी, नहीं तो आप ऐसे इतना ड्यूरेशन नहीं होता है कि हम सेपरेट कर सकें। सही सही कह रहे हो। अब मैं भी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचो कि मैं जो अभी प्री की कर लेता हूँ मैं बाद में मेंस की कर लेता हूँ, तो ऐसा कुछ इतना ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है। कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं वो चेंज होती हैं, कोई इतना परसेंट फर्क भी नहीं पड़ता है। तो आप लोग जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो साथ में ही करो, और ये मत सोचो कि मैं प्री की कर रहा हूँ या फिर मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, कोई इनके अंदर कोई ज्यादा जो डिफरेंस है वो नहीं आता है। तो अब फाल्गुनी आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे मान लो जीरो पे हैं, कोई बच्चा है पास आउट हुआ है और उसने कॉलेज में कभी पढ़ाई नहीं की, ठीक है, आप भी मान लो पास आउट हुए हो या कभी उस लेवल पे हो गए कि मान लो आप जीरो पे हो गए मानने के लिए, तो और वो बच्चे कहते हैं कि सर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ और मैं भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, तो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करें? जब पास आउट हो चुके, फोर्थ ईयर हो चुका है, तो देन एक अच्छी जो भी उनके नियर बाय कोचिंग है वो ज्वाइन कर लिया, ऑनलाइन करनी हो तो वो भी प्रीफर कर सकते हैं। और सबसे पहले तो उस कोचिंग जो भी ज्वाइन करें उन पे 100% ट्रस्ट करें। देन क्या होता है, इनिशियली वो अपने कोचिंग पे कर लेते हैं, देन दूसरों के नोट्स पढ़ने जाते हैं या दूसरे के कोचिंग के वीडियोस देखने जाते हैं, तो वो ज्यादा मतलब तुम्हारा नॉलेज या कंसेप्ट बिगड़ते हैं। एक पे फोकस, चाहे वो टीचर गलत पढ़ा रहा हो या सही पढ़ा रहे हो, पूरा ट्रस्ट उन्हीं पे रखो कि हाँ ये जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देन कोचिंग कर लो, उसी नोट्स पे बिलीव करो, नोट्स पढ़ते जाओ एंड टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते जाओ, और आपके पास जो भी पेपर बुक्स हो एंड उसकी प्रैक्टिस करते जाओ।
फाल्गुन ने वही बात बताई। मैं बहुत बार जब क्लासेस लेता रहता हूँ तो मैं बच्चों को भी ये बोलता रहता हूँ कि हर टीचर अच्छा होता है, और सबसे जरूरी चीज ट्रस्ट होती है। अगर आप, चाहे बुक हो या टीचर हो, आप उसको टीचर से पढ़ रहे हो या बुक को पढ़ रहे हो और आपको ट्रस्ट नहीं है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप पढ़ ही नहीं सकते। मान लो कोई भी बुक है, आप पढ़ रहे हो, उसके जी। एमसीक्यूज आपको लग रहे हैं कि यार ये तो गलत है, आप पढ़ ही नहीं सकते। आप सोचोगे कि यार ये तो गलत है, मेरा ही सही है, आप खुद को सही मानोगे। और ऐसे ही टीचर में भी होता है। तो आप हम्म। जहाँ से भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हम्म। हो, तो पहला काम यही होता है कि जो ट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाल्गुनी एक बात बताओ कि आप अपनी जो सक्सेस है वो किसे डेडिकेट करना चाहोगे, जिनका भी आप नाम लेना चाहो, अपनी फैमिली मेंबर या अपने टीचर्स, कुछ भी। सर ऑब्वियसली सबसे पहले तो गॉड को। देन मेरे फैमिली, मदर फादर बहुत ज्यादा सपोर्ट के, हम दोनों बहनें ही हैं, तो पूरा फोकस मेरे मदर फादर का ये है कि ये दोनों बहनें मतलब हमारी डॉटर्स दोनों अच्छे पोजीशन पे हो जाए। और सब वो टीचर्स जो हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, और सर आपको तो मैंने पर्सनली देखा है, मतलब ऐसा, मतलब ऐसे आप कभी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, लेकिन आपकी वीडियोस देख के भी पता चल जाता है कि सर कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। उनको देख देख के हमें मोटिव होता है, हाँ कितना सारा कंटेंट सर ने रात भर बैठ के हमारे लिए तैयार किया है। आपके वीडियोस देख के अपने आप बच्चों को पता चल जाता है। तो ऑब्वियसली टीएनसी फैमिली को। थैंक यू। और मेरे फ्रेंड बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत टाइम डिमोटिवेट होते थे या ऐसा लगता था नहीं हो रहा है तो उनको फोन कर लो, आराम से समझाते थे। तो वो भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे, दोस्त भी। थैंक यू फाल्गुनी। अब मैं लास्ट जो क्वेश्चन है वो पूछना चाहूंगा आपसे कि आप एस्पिरेंट को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है आपका। तो आप एस्पिरेंट को जो भी एडवाइस देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। एस्पिरेंट को सर यही एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया है कि मुझे कोई भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, एम्स के अलावा भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो फिर उनको पहले दिमाग में फिक्स उनका हो जाना चाहिए कि नहीं, मुझे 6 मंथ, 1 साल पूरा सबसे कट ऑफ हो जाना है, प्रॉपर डिसिप्लिन स्केड्यूल्स बना के, और पूरा फोकस पढ़ाई पे करना है। उसमें कोई शादी होली दिवाली नहीं आनी चाहिए। एंड ठीक है, आप 1 1.5 साल, ज्यादा से ज्यादा 2 साल, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करें ना, आप किसी न किसी एग्जाम में आराम से निकल सकते हो। चाहे एम्स में नहीं निकलो तो कोई दूसरा, मतलब जेएमसेट हो गया या फिर दूसरे एग्जाम हो गए, तो कोई ना कोई एग्जाम हार्ड वर्क से आराम से क्रैक हो सकता है। किस्मत का पता नहीं, लेकिन आपकी मेहनत तो बिल्कुल आपके साथ दे सकती है। बहुत अच्छी बात की है फाल्गुनी की, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोच लो कि यार होगा नहीं होगा, चलो ठीक है, हो जाएगा तो मैं बढ़िया है 1 लाख सैलरी ले लूंगा, और नहीं होगा तो चलो ठीक है प्राइवेट के अंदर 10,000 रुपये कमा लूंगा, 20,000 कमा लूंगा, तो मतलब ये नहीं सोचना। मतलब एक गोल बनाना है कि सिलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना। अब कहना है कि करवाना है तो अपना 100% दो, सब कुछ छोड़ दो, पूरे डिसिप्लिन होना आपको जरूरी है। ऐसा दोनों चीजें नहीं चलती हैं कि आप इधर भी रहो और इधर भी रहोगे, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपना 100% दो, और ये सोचो कि सिलेक्शन मेरा मुझे करवाना ही करवाना है, और उस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो फाल्गुनी, आपने जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि किस प्रकार से वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई, फ्यूचर में आप बहुत आगे तक जाओ। तो ये इंटरव्यू देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।